अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे एमकेट के लिए और आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का सेंट्रीबीटल फोर्स। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि हमने बात की थी कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए सेंट्रीबीटल एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है हर पॉइंट पे। तो अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को देखें कि अगर हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत है, इसका मतलब है हमें किसी नेट फोर्स की ज़रूरत होगी। वो नेट फोर्स जो किसी भी बॉडी को रिक्वायर्ड हो ताकि बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर सके, उस नेट फोर्स को कहते हैं सेंट्रीबीटल फोर्स। सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे द फोर्स विच टेंड्स द ऑब्जेक्ट to move along the circular path is known as the centripetal force। तो डेफिनेशन लिखते हैं, the force which tends the objects to move along circular path is known as centripetal force। याद रखिएगा, जब किसी बॉडी को हम सेंट्रीबीटल फोर्स नहीं देंगे तो वो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर सकेगी। ये पॉइंट आप नोट करें। इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रीबीटल फोर्स बॉडी कैन नॉट मूव अलोंग सर्कुलर पाथ। बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर सकती। अगर सर्कुलर पाथ पे हम बॉडी को मूव करवाना चाहते हैं तो इस फोर्स की रिक्वायरमेंट हमें होगी। अब अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ देखें तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सी होगी? सेंट्रीबीटल, और सेंट्रीबीटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है v²/r। तो सेंट्रीबीटल फोर्स का फार्मूला होगा mv²/r। इसका मतलब है सेंट्रीबीटल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी करेगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। आपको पता है कि हमारे पास सेंट्रीबीटल एक्सेलरेशन के बहुत सारे फार्मूलेज हैं। तो अगर हम सेंट्रीबीटल एक्सेलरेशन को अगर हम ऐसे लिखेंगे r⍵², तो एक दूसरा फार्मूला बन जाएगा सेंट्रीबीटल फोर्स का mr⍵²। इस तरीके से जब हम इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लिखेंगे तो फार्मूला बन जाएगा, यानी हम ओमेगा की जगह 2π/t रखेंगे तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा 4π² mr/t²। ये भी सेंट्रीबीटल फोर्स का फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूले सेंट्रीबीटल फोर्स के हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से देख लें। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि when a satellite is orbiting around the earth, जब कोई सैटेलाइट हमारी अर्थ को ऑर्बिट करती है तो लाजमी है सैटेलाइट को क्या चाहिए। सपोज करें ये हमारी अर्थ है और ये सैटेलाइट का एक ऑर्बिट है और ये सैटेलाइट यहाँ पे ऑर्बिट कर रही है, ऐसे इस अर्थ को ऑर्बिट कर रही है। तो ये जो सैटेलाइट है इसको सेंट्रीबीटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अगर इस सैटेलाइट को सेंट्रीबीटल फोर्स हम नहीं देंगे तो ये सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे जो सेंट्रीबीटल फोर्स आता है तो हम कहते हैं सैटेलाइट और अर्थ इस सैटेलाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीबीटल फोर्स प्रोवाइड करके देता है। सो हम लिखेंगे इन दिस केस the necessary centripetal force is provided by the gravitational force between satellite and earth। सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसी तरीके से
जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, या ऐसे समझें जब कोई कार कर्व रोड पे मूव कर रही है तो इस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है, तो हम कहते हैं कार के जो व्हील हैं, कार के जो टायर हैं और रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, और उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन अ कार इज टेकिंग टर्न on a unbanked curved road, in this case the necessary centripetal force is provided by force of friction between tires of कार एंड रोड। तो इस केस में अब यहाँ से हम बात करेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा, और यहाँ से हम सेफ स्पीड की इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv² के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम म्यू एम जी लिखेंगे तो मास से कैंसिल हो जाएगा, तो v² बराबर होगा √μrg। ये एक्सप्रेशन सुन लें, ये इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये एक्सप्रेशन है कि आपको क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि एक कार सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है और सर्कुलर पाथ का रेडियस इतना है और उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है। आप बताएं कार कितनी मैक्सिमम सेफ स्पीड से मूव कर सकती है, तो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन कर्व रोड, ये हम फाइंड कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं रोड को थोड़ा सा इनवर्ड टिल्ट कर देते हैं। यानी जब आप सर्कुलर ट्रैक देखेंगे तो थोड़े से टिल्ट होंगे अंदर के तरफ। इस रोड को कहते हैं बैंक्ड रोड। क्या कहते हैं इसको? बैंक्ड रोड। और बैंक्ड हम इसलिए बनाते हैं ताकि बॉडी का जो वेट है वो थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूशन कर सके। सो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लें, the circular curves are banked। banked means tilt inside, ऐसे टिल्ट होते हैं। जैसे ये सर्कुलर कर्व है, ये थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ टिल्ट होता है। सो the circular curves are banked in order to provide the necessary in order to provide the centripetal force by weight of body। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो थोड़ा सा बॉडी का वेट, सपोज करें अगर ये आपकी गाड़ी है, इस तरीके से अगर आपकी गाड़ी है तो अब होगा क्या, अगर ये गाड़ी आपकी ऐसे मूव कर रही है, जैसे हमने इंक्लाइन प्लेन में पढ़ा था, तो इंक्लाइन प्लेन पे जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही सपोज करो हमारी कोई गाड़ी मूव कर रही है और यहाँ से आपसे करेंगे बैंक एंगल की इक्वेशन पूछेंगे, तो हम फिर आगे जाके बैंक एंगल की इक्वेशन भी आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझ लें। अब हम डिस्कस करेंगे कि जैसे हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहाँ से मिलता है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके देता है। इसी तरीके से हमारी अर्थ जो है सन को ऑर्बिट करती है, ये सन है और हमारी अर्थ इसको ऑर्बिट करती है, तो इस केस में भी अर्थ को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन अर्थ पे एक्सर्ट करता है उसके बराबर होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के मुतालिक आपको बताए। अब याद रखिएगा
एक दो कन्फ्यूजन होती है, और वो कन्फ्यूजन ये होती है कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हकीकत ये है कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हकीकत क्या होती है कि जब आप सर्कुलर पाथ पे चलेंगे, जब आप सर्कुलर पाथ पे चलेंगे, सपोज करें आपकी गाड़ी अचानक से टर्न लेती है, तो आप जो हैं वो दरवाजे के तरफ, गाड़ी के दरवाजे के तरफ जो हैं आप पुश होते हैं। आपको ऐसे लगता है कि कोई फोर्स लग रहा है जो आपको गाड़ी से बाहर निकल रहा है। ये जो फोर्स है हम इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, पर हकीकत में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। होता क्या है कि बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया यानी इनर्शिया की विलिंग क्या होती है, इनर्शिया हमेशा ये चाहती है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। तो जब आप सीधे पाथ से सर्कुलर पाथ में आ जाते हैं तो इनर्शिया रेजिस्ट करती है, आपको सर्कुलर पाथ पे मूव होने नहीं देती है। इस वजह से आपको फील होता है कि कोई ऐसा फोर्स है जो मुझे सर्कुलर पाथ से बाहर निकाल रहा है। उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की फीलिंग आपको तब होगी जब आप खुद सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे, पर अगर आप खुद सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर रहे तो आप कहेंगे ये जो फीलिंग उस बॉडी को हो रही है वो इनर्शिया की वजह से हो रही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक किस्म का कॉन्सेप्ट है, और दिस कॉन्सेप्ट अराइजेस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ बॉडी की इनर्शिया की वजह से होता है। अब इसको हम सिंपल समझ लेते हैं। देखें, सपोज करें एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के साथ मैंने एक स्टोन अटैच किया है। अब मैं इस स्ट्रिंग को ऐसे सर्कुलर पाथ पे वायर कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। जब स्ट्रिंग टूट जाएगी, सपोज करें ये स्ट्रिंग टूट गई, जब ये स्ट्रिंग टूट जाएगी तो ये जो आपका स्टोन होगा वो टेंजेंशियली फ्लाई करेगा। ये टेंजेंशियली फ्लाई इसलिए करेगा क्योंकि इनर्शिया की वजह से, पर पहले ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि आप इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे थे। जब तक आप इस बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे तब तक ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी, पर जब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो जाएगा तो ये टेंजेंशियली फ्लाई हो जाएगा। यानी सपोज करो अगर स्ट्रिंग यहाँ पे टूटी है तो ये ऐसे टेंजेंशियली चला जाएगा, अगर स्ट्रिंग यहाँ पे टूटेगी तो ऐसे चला जाएगा। तो ये जो सर्कुलर पाथ से बाहर चला गया है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नहीं चला गया है, ये किसकी वजह से चला गया है, इनर्शिया की वजह से चला गया है। पर हम अगर सर्कुलर पाथ में होंगे तो हमें ये लगेगा कि कोई ऐसा फोर्स है जिसने सर्कुलर पाथ से हमें बाहर निकाला है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब कहने का ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अब हम इसको आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, अगर आप इसको मानते हैं तो इसका डायरेक्शन इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दी सर्कल। ये सर्कल के बाहर जो है इसका डायरेक्शन होगा, और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इनर्शिया की वजह से होगा। तो आप ये नोट करें तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये कुछ मैंने एमसीक्यूज लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले एमसीक्यूज समझें। द मड फ्रॉम द व्हील ऑफ मूविंग व्हीकल। आपने अक्सर करके देखा होगा कि जब ये सपोज करें ये जो है यहाँ पे कीचड़ है और यहाँ पे किसी गाड़ी का व्हील जो है सपोज करें फंस गया है, तो अब यहाँ से जो मड निकलेगी वो हमेशा टेंजेंशियली निकलती है। टेंजेंशियल इसलिए निकलती है क्योंकि जब ये मड इस व्हील से कांटेक्ट लूज़ करती है तो इस मड को फिर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलता। तो जब भी किसी भी बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो वो हमेशा टेंजेंशियली फ्लाई करेगी। तो इसका ऑप्शन होगा फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है व्हेन अ कार टेक्स टर्न ऑन अनबैंक्ड रोड देन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय। अच्छा, एक बात याद रख लें जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, बैंक एंगल। तो बैंक एंगल का फार्मूला भी लिख लें। बैंक एंगल का फार्मूला है V² अपॉन RG टेंजेंट इनवर्स।
ये बैंक एंगल का फार्मूला है, ये भी आपके पेपर में आ चुका है, ठीक है। बहरहाल व्हेन अ कार टेक्स टर्न्स ऑन अनबैंक्ड रोड देन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, तो हमने डिस्कस किया था कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, इसका ऑप्शन सी होगा। अब देखें, अ स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड वायर्ड इन अ सर्कल, सडनली स्ट्रिंग वाज ब्रोकन देन, जब स्ट्रिंग टूट जाएगी, जैसे मैंने बताया था, अगर ये स्ट्रिंग यहाँ पे टूट जाएगी तो स्टोन ऐसे टेंजेंशियली चला जाएगा क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा, स्टोन विल फ्लाइज टेंजेंशियली। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें, द मास ऑफ बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स स्पीड इज हाफ्ड। अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। अगर आपने मास को डबल किया है तो सेंट्रीपिटल फोर्स डबल होगा, आपने वेलोसिटी को हाफ किया है तो आप जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी ओवरऑल सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ हो जाएगा, तो इसलिए हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स हाफ। उसके बाद क्वेश्चन है, अब 50 ग्राम ऑब्जेक्ट इज टाइड टू 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड बीइंग वायर्ड इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टेंशन। तो ये बात भी आप नोट कर लें कि जब हम किसी भी रस्सी के साथ स्टोन बांध के उसको इसे सर्किल में वायर करवाएंगे तो उसको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो टेंशन देगा, यानी टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r इन दिस केस। सो टेंशन कैसे फाइंड होगा, बॉडी का मास ये ग्राम्स में है, आप इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.05 हो जाएगा और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा 0.05, 400 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 200 होगा। अब आप 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 में, ये 2 0 डेसिमल में कैंसिल तो 10 इसका रिजल्ट होगा, तो ऑप्शन बी है। उसके बाद क्वेश्चन है, अ बॉडी हैविंग मास 1000 किलोग्राम एंड मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, आपको मास भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है। व्हेन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 6.28 मीटर इट्स डायरेक्शन इज चेंज, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। मतलब कहने का ये है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, आपके पास मास भी है, आपके पास वेलोसिटी भी है, पर आपके पास रेडियस नहीं है। आप रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने बताया था s इज इक्वल टू r थीटा, s की जगह लिखेंगे 6.28, r आपको फाइंड करना है, थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री को जब रेडियन में लिखेंगे तो पाई अपॉन 2 होगा, ये हमने बार बार किया है। तो रेडियस हो जाएगा 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय पाई का वैल्यू 3.14 है, तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, 2 2 ज़ा 4, तो आपको अब रेडियस भी मिल गया है। जब आपको रेडियस मिल गया है, मास मिल गया है, वेलोसिटी मिल गई है, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना बहुत आसान है। मास 1000 है, वेलोसिटी 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा और रेडियस इसका 4 है तो ये 100 हो जाएगा। 100 जब मल्टीप्लाई करेगा 10⁵ यानी इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम सेफ स्पीड, ये आपके पास पेपर में आ चुका है, ये भी पास पेपर में आ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ चुके हैं, केयरफुली देखें। फाइंड द मैक्सिमम सेफ स्पीड एट विच कार कैन टर्न ऑन अ कर्व ऑफ रेडियस 5, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम सेफ स्पीड का फार्मूला आपको ड्राइव करके दिया था, म्यू आर जी था, इस पे वैल्यू रखेंगे, म्यू कितना दिया गया है 0.2, आर 5 है और जी का वैल्यू 10 है, ठीक है। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा और 10 का स्क्वायर रूट तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए, आप डाल दें इसमें 3.33 सपोज, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अ बॉडी हैविंग मास 100 kg इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1, मास दिया गया है, रेडियस दिया गया है, एंड कवर्स 1 रोटेशन इन 10 सेकंड्स, ये टाइम पीरियड दिया गया है। फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स,
तो जब टाइम पीरियड दिया जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होगा ये वाला, अभी हमने पढ़ा था। तो 4 पाई स्क्वायर, रेडियस 1 दिया गया है, मास 100 दिया गया है, पीरियड 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 से कैंसिल होगा तो रिजल्ट आएगा 4 पाई स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन है कि अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4, ये आपके पास पेपर में आया है क्वेश्चन। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर विद द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, रिलेशन याद रखें, देखें थोड़ा सा यहाँ पे आपको पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी मैंने नहीं पढ़ाया, आपको पता है पहले से 1/2 mv² है, सही है। और अब आप क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स पे r को डिवाइड कर रहे हैं। जब आप दोनों साइड्स पे r डिवाइड करेंगे ये क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 1/2 FC। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप सॉल्यूशन करेंगे ये फार्मूला आप अपने पास रखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 80 डिवाइडेड बाय रेडियस 4 है तो इसका ऑप्शन होगा 40। तो 40 न्यूटन इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में आया है और ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। अब इसके लिए मैं आपको हिंट दूंगा। देखें पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ मैन हुज मास इज 80 ग्राम व्हेन रेस्टिंग ऑन ग्राउंड एट इक्वेटर। देखें बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हमारी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है। जब हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है तो उस केस में भी जो बॉडी इक्वेटर पे होगी वो भी अर्थ के साथ ही घूमेगी। जब वो बॉडी अर्थ के साथ घूमेगी इसका मतलब है इस बॉडी को क्या चाहिए, इस बॉडी को भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंपल फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब याद रखिएगा जब हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो उस केस में हम एक्सेलरेशन ऐसे फाइंड कर सकते हैं 4 पाई r/t²। और हमें पता है कि अर्थ का अपनी एक्सिस पे टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर्स। तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये वैल्यू कांस्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा 3.37 इंटू 10⁻³ 3.37 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इस अर्थ की अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए। यानी अर्थ जब अपनी एक्सिस पे घूमती है तो जो बॉडी भी अर्थ पे पड़ी होगी उसको इतनी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। आई थिंक अब ये आपका न्यूमेरिकल आसान हो चुका है क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करती नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हैं कैसे, मास मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस आदमी का मास कितना है 80 और इसका वैल्यू 3.37 इंटू 10⁻²। सॉरी ये -2 है, -3 नहीं है बल्कि -2 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 3.37 मल्टीप्लाइड बाय 80, ये 0 डेसिमल को यहाँ ले आएगी। 33.7 है, इसको मल्टीप्लाई 8 से करें तो ये 56 होगा, ये 24 तो 29 होगा, 24 तो 26 डेसिमल 1 के बाद होगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ गया, इस पूरे का रिजल्ट है 269.6 इंटू 10⁻²। -2 है तो ये डेसिमल आगे जाएगा तो इसका रिजल्ट होगा 2.69 न्यूटन। इसका ऑप्शन ए होगा, ये भी आपके पास पेपर में आ चुका है। तो ये आप नोट करें। तो अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है पर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, उसको कहते हैं वर्टिकल सर्कल। अभी जो हमने डिस्कस किया था वो सारा का सारा हॉरिजॉन्टल सर्कल था, अब हम थोड़ा सा वर्टिकल सर्कल डिस्कस करेंगे और फिर आपका चैप्टर भी वाइंड अप होगा। तो आप नोट करें। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल सर्कल। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्टिकल सर्कल आपके सिलेबस में नहीं है
पर कभी कभी इन टेस्ट में इसका क्वेश्चन आ जाता है। वर्टिकल सर्कल क्या है, देखें वर्टिकल सर्कल का मतलब है कि हम किसी बॉडी को ऐसे घुमा रहे हैं। अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो इसका मतलब होगा ये वर्टिकल सर्कल होगा। तो वर्टिकल सर्कल जब, और हॉरिजॉन्टल सर्कल का मतलब होता है कि हम बॉडी को ऐसे मूव करवा रहे हैं। तो वर्टिकल सर्कल अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सर्कल तो वही दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब देखें ये वर्टिकल सर्कल है, ये बॉडी है, इस बॉडी का मास सपोज करें एम है, कोई स्ट्रिंग है, उससे हमने बॉडी अटैच करके और हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम उसको ऐसे घुमाएंगे तो ये कहलाएगी इसकी लोएस्ट पॉइंट, या ये कहलाएगा इसका बॉटम, और ये कहलाएगा इसका हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एट लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, ये जो टेंशन होगा ये टेंशन ज़्यादा होगा। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन दो काम करेगा। एक टेंशन काम ये करेगा कि बॉडी के वेट को बैलेंस करेगा, क्योंकि अगर वेट को बैलेंस नहीं करेगा तो बॉडी नीचे गिर जाएगी, सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगी। और दूसरा क्या करेगा, बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स भी देगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट ऑफ द बॉडी। यानी टेंशन निकालने का फार्मूला यहाँ पे अगर आप एम कॉमन ले रहे हैं तो वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस जी होगा। ये टेंशन का फार्मूला हुआ लोएस्ट पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए। आपसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि एक इस बॉडी हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दी है और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, बताओ टेंशन ज़्यादा कहाँ होगा। तो टेंशन ज़्यादा होगा बॉटम पे या लोएस्ट पॉइंट पे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बॉटम। सो मैं लिख लेता हूँ टेंशन इज मैक्सिमम एट बॉटम। और टेंशन मिनिमम कहाँ होगा, तो टेंशन मिनिमम होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम क्यों होगा, देखें हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, ये वेट का डायरेक्शन होगा। अब देखें वेट का डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड द सेंटर। इसका मतलब है अब हमें वेट को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा वेट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूशन करेगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि बॉडी को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन इसको देगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको वेट भी प्रोवाइड करके दे सकता है, टेंशन भी कर दे, यानी जो है इसको दे सकता है। तो टेंशन बराबर यहाँ पे होगा FC माइनस mg। अगर आपका हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपका बॉडी सपोज करें टूट भी गई, अगर आपकी स्ट्रिंग टूट गई है हाईएस्ट पॉइंट पे तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी आ सकेगी, इसको वेट नीचे लेके आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो है वो कम होता है। और टेंशन फाइंड करने का फार्मूला होता है mv स्क्वायर माइनस mg, और यहाँ पे टेंशन सबसे कम होगा। टेंशन इज लो एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जब हम लोएस्ट पॉइंट से बॉटम से हाईएस्ट पॉइंट जाएंगे तो लाजमी है हम वर्क करेंगे। वर्क क्या करेंगे, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे, और ग्रेविटी के जब हम अगेंस्ट जाते हैं तो कितना वर्क करते हैं, mgh करते हैं। तो यहाँ पे हम ये बात भी लिख देंगे, वर्क डन टू मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप जाने के लिए हम कितना वर्क करेंगे, तो वर्क जो हम करेंगे वो mgh करेंगे, और यहाँ पे जो हाइट होगी वो क्या होगी, 2r के बराबर होगी। इसलिए हम लिखेंगे कि वर्क डन का फार्मूला होगा 2mgh।
2 mgh ये वर्क डन होगा लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, जीरो नहीं होगी। और लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा 2 mgh। तो ये क्वेश्चन आपको यानी बुक्स में मिलेंगे, इसलिए मैं ये टॉपिक आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं। अब आप यहां पे एक क्वेश्चन देखें, a body is tied to a string and wired in a vertical circle. A body is tied to the string and wired in a vertical circle, then tension is maximum at option A at highest point, option B at lowest point, option C between highest and lowest point, option D none of these। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा एट लोएस्ट पॉइंट। इसका एक और हम न्यूमेरिकल करेंगे। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम is tied to a string of 2 meter long and wired in a vertical circle. If speed of body at lowest point is 10 meter per second, find the tension in string. Take value of G 10 meter per second square. Option A 100 Newton, option B 200 Newton, 2000 Newton, 300 Newton, 2100। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का फार्मूला क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। मास है 10, वेलोसिटी कितनी है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस है इसका 2, मास 10, वेट भी 10। अब ये देखें ये हो जाएगा 5, ये 500 होगा प्लस 100 तो ये 600 होगा। तो इस ऑप्शन को हम 600 कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन होगा इसका। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। A 100 kilogram body is attached to 2 meter long string and wired in a vertical circle. Find the change in kinetic energy when body goes from highest point to lowest point. Take value of G 10 meter per second square. Option A 1000 joule, 10,000 joule, option C 20,000 joule, option D 40,000 joule। तो मैंने बताया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 2 mgh, और 2 mgh मीन्स mgr, यहाँ पे r लिख लें क्योंकि यहाँ पे जो h होगी वो 2r के बराबर होगी।
मास बॉडी का कितना है 1100, जी का वैल्यू 10, रेडियस कितना है 2। तो जब आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा 40,000 जूल। 40,000 नहीं होगा बल्कि 4,000 होगा, तो इसका एक ज़ीरो ख़त्म कर दें। तो ये इसकी सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मैं इसकी टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।